Hello students, my name is Arman Kaur. You are welcome back in the HV Studies channel. Today we are going to start our left one part of chapter first, Introduction of Macroeconomics. So students, start our topic. The name of the topic is Scope and Significance of Macroeconomics. तो हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका स्कोप क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे कि स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का। स्कोप का मीनिंग होता है फील्ड या एरिया ऑफ स्टडी। स्टडी करने का फील्ड क्या है, उसका एरिया क्या है, ठीक है। तो स्कोप में हम किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हाट, कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि स्कोप में आपको क्या लिखना है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, व्हाट का आंसर देना है आपने। तो चलिए, तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये आपको चैप्टर वाइज आएंगे। चैप्टर होगा इन पॉइंट्स का, आप वहाँ पे डीप और थॉरली पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन ही समझ लो, तो वो आप सुन लेना। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, वो स्टार्ट ही कहाँ से होती है, नेशनल इनकम के कंसेप्ट के साथ स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके रिलेटेड जो भी एग्रीगेट्स है लाइक जीडीपी एंड एनडीपी, उसके बारे में भी हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सेकंड पॉइंट है हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है ये भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, तो इसमें हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि होता क्या है अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो और इसको ये प्रॉब्लम जो है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसके कॉजेज़ क्या है, ये सभी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मींस मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, केनीशियन थ्योरी है, उसमें क्या बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसकी रेमेडीज़ क्या है कि उसको हम कैसे कम्बैट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड आपका जो पॉइंट है थ्योरी ऑफ मनी। तो स्टूडेंट्स, जो मनी होती है, क्रेडिट जो क्रिएट करते हैं वो कौन करते हैं, कमर्शियल बैंक्स करती हैं, ठीक है। और जो मनी मार्केट को रेगुलेट करती हैं वो कौन करती हैं, आरबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं मनी के रिलेटेड, ये भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ जो आपका पॉइंट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में और हम क्या पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल की थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो इन्फ्लेशन, जैसे कि इन्फ्लेशन कैसे आता है, ठीक है, क्या होता है पहले तो, फिर कैसे आता है, इसको हम कैसे कौन कौन सी पॉलिसीज़ यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन्फ्लेशन को, और डिफ्लेशन को हम कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसका आपको चैप्टर आएंगे, तो आप यहाँ पे सिर्फ इसको समझ लो। तो स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट है रोल ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट का क्या रोल है या फिर गवर्नमेंट बजट। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बजट बनाती है, ठीक है, और वो क्या क्या मतलब बजट बनाती है, ये सभी चीज़ें भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट्स आपका वो है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एक्सचेंज रेट क्या होता है कि हम अपने देश की जो करेंसी है उसको अगर हमने कन्वर्ट करना है किसी और देश की करेंसी के साथ, मतलब इंटरनेशनल करेंसी के साथ, तो हम क्या बोलते हैं, जिस रेट पे हम उसको कन्वर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। जैसे कि अभी $1 है, ठीक है, $1 है और उसको कन्वर्ट करना है हमने इंडियन करेंसी में, तो कितना हो गया, ₹70। या फिर हमारे पास ₹70 है, उसको हमने डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हमें $1 मिलेगा। तो ये जो रेट है कन्वर्ट करने का, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। और स्टूडेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसको बीओपी अकाउंट भी बोला जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या करते हैं, हमें इसमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो कंट्री की पोजीशन क्या है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सभी चीज़ें भी हम कहाँ पे पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये तो आपका समझ आ गया हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिग्निफिकेंस। अब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस पढ़ना है कि इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसका क्वेश्चन है वाई, उसमें पढ़ा था व्हाट, इसमें वाई,
कि हम क्यों पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। ये हमें इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें इकोनॉमी की डिस्क्रिप्शन पता चल जाए, पूरी व्याख्या पता चल जाए। तो अब कैसे पता चलती है, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, एस्टीमेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या करते हैं, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी भी करते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट बजट भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं। तो अब जो नेशनल इनकम हम एस्टीमेट करते हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इन द इकोनॉमी, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, और उसका लेवल क्या है। तो जो हम अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कि प्रॉब्लम है कैसी और इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट को जो हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो हमारी इकॉनमी को किस ढंग से चला रही है। तो अभी सेकंड पॉइंट आ गया रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है उसका रोड मैप मीन्स नक्शा, ठीक है, वो क्या है, मतलब कैसी हो रही है। इसलिए ये जानने के लिए हमें क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है, ठीक है। इससे हमें ये पता चल जाता है जो भी हमारी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो कहाँ से आती है कि हमारी ज़रूरतों को जांचा जाता है कि रिसोर्सेज कितने हैं ताकि प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जाएं ग्रोथ करने के लिए। तो जो नीड्स हैं और मीन्स हैं, रिसोर्सेज है, वो कहाँ से पता लगेगी कितने हैं इकोनॉमी में, वो कहाँ से पता लगेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के बाद। चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ना तो महंगाई होनी चाहिए ना ही पैसा कम होना चाहिए। तो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर कर, ठीक है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, अगर हमारी मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे, जैसे कि आरबीआई करती है, ठीक है, और फिस्कल पॉलिसीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी में वो भी स्टेबल रहेगी, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट है बीओपी स्टेटस। तो जो हमारी कंट्री का बीओपी स्टेटस है उससे हमें क्या पता चलता है, वो कहाँ पे पढ़ते हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी कंट्री की पोजीशन है वो कैसी है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ठीक है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इसमें हम बनाते हैं बीओपी अकाउंट में। तो वो क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का जो बैलेंस होता है उसका हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी कितनी है और इम्पोर्ट करने की कंपल्शन कितनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि जो हमारी जो कंट्री है उसमें पॉवर्टी की प्रॉब्लम है और इन्वायरमेंट पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें इन प्रॉब्लम्स के साथ जान पहचान करवाती है, एड्रेस करवाती है, ठीक है। तभी हमें पता चल जाता है कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में और हमारी इकोनॉमी में पोल्यूशन भी है। ये हमें कहाँ से पता चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के बाद। तो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इस पॉइंट में क्या है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स क्या हैं। कौन कौन से थे वेरिएबल्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था, क्या था, टोटल। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो इसके जरिए हमें क्या पता चल जाता है कि जो हमारी जो ग्रोथ कंट्री की या इकोनॉमी की जो ग्रोथ करनी है और डेवलपमेंट करनी है उसके लिए हमें जो पॉलिसीज़ चाहिए वो हमें कहाँ से पता चलती हैं, ये सब चीज़ें देखकर, इसके वेरिएबल्स को जांच कर, ठीक है। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो अभी आपको पता तो चल गया होगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है
उसे स्टडी करने का कितना फ़ायदा है, कि हमें जो इकॉनमी में हमारी में प्रॉब्लम आ रही है, चुनौतियाँ आ रही हैं, वो उन सभी का हमें पता लग जाता है। ठीक है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो हम इमर्जिंग चैलेंज जो है इकॉनमी के, उसे हम उसके साथ हम डील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो अब कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप वो भी मुझसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और जो स्टूडेंट्स अपने आप को समझते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स उनको बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ।